गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में बच्चों आप सभी का स्वागत है। मैं अल्पना सोनी आपको कक्षा 7वीं के व्याकरण का पाठ 4 शब्द विचार के बारे में आपको जानकारी दे रही हूँ। वर्ण ध्वनियों का बोला और लिखा जाने वाला रूप है। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। शब्द वर्णों का व्यवस्थित और सार्थक समूह है। जिस ध्वनि समूह का कोई अर्थ नहीं निकलता वह शब्द नहीं है। जैसे कनम, इन वर्णों का क्रम बदल देने पर बनता है नमक। अब यह एक निश्चित अर्थ को अभिव्यक्त करने वाला शब्द है। हम सीधे शब्दों में यदि इसे समझें तो हम कह सकते हैं कि जैसे जिन शब्दों का अर्थ निकलता है वे सार्थक शब्द रहते हैं और जिन शब्दों का कोई भी अर्थ नहीं निकलता वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। अब हम देखते हैं शब्द की परिभाषा। वर्णों का ऐसा सार्थक समूह जिसका निश्चित अर्थ होता है शब्द कहलाता है। जब शब्दों का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो ये पद कहलाते हैं और शब्दों के विशाल भंडार से भाषा बनती है। शब्द कई प्रकार के होते हैं। शब्दों को ठीक से समझने के लिए शब्दों का 4 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। अब हम यहाँ देखेंगे कि शब्दों को कैसे बांटा गया है, किन आधार पर वर्गीकृत किया है। जैसे कि यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है कि शब्दों का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर, इन 4 आधार पर किया गया है। पहला हम आते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के भेद। उत्पत्ति का अर्थ होता है उत्पन्न होना, वह मूल स्रोत जहाँ से कोई शब्द आया है। हिंदी भाषा का जन्म संस्कृत से हुआ है, अतः संस्कृत के बहुत से शब्द थोड़े बहुत रूप बदलकर हिंदी में मिलते हैं। हिंदी की बहुत सी बोलियों के शब्द भी हिंदी भाषा में आ गए हैं। विदेशी शासकों के भारत आने के परिणाम स्वरूप अनेक विदेशी शब्द भी हिंदी ने अपना लिए हैं। इस आधार पर ये 5 प्रकार के होते हैं। अब हम देखते हैं दूसरा सीमा वर्गीकरण दिया है कि उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के वे शब्द हैं जो बिना बदले हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे रात्रि, ज्येष्ठ, दंत, क्षेत्र, पत्र, कर्म, अग्नि आदि। यानी तत्सम शब्द जो हिंदी और संस्कृत भाषा में समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं, इनका हिंदी में कोई रूप नहीं बदलता। जैसे हम तत्सम में रात्रि शब्द को पढ़ रहे हैं और हिंदी भाषा में भी हम रात्रि पर्यायवाची में प्रयोग करते हैं या लिखते हैं हिंदी में। तो इसी तरह से तत्सम शब्द हिंदी में भी आते हैं और संस्कृत में भी आते हैं। तद्भव शब्द संस्कृत भाषा के वे शब्द जो कुछ परिवर्तित होकर सरल रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, यानी इनका हिंदी भाषा में रूप बदल जाता है, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे रात, जैसे हमने तत्सम में पढ़ा था रात्रि और तद्भव शब्द में हम पढ़ रहे हैं रात्रि को रात कहते हैं। तत्सम में हम ज्येष्ठ कहते हैं और तद्भव में हम वही शब्द जेठ नाम से लिखते हैं। इस तरह से हिंदी में इसका रूप बदल जाता है हिंदी भाषा लिखते समय तद्भव में। और यहाँ पर एक बहुत अच्छी तालिका दी है जिसके द्वारा हम इन उदाहरणों से बहुत अच्छे से परिचित हो सकते हैं। जैसे हम तत्सम में भ्रमर पढ़ते हैं और तद्भव रूप उसी का भौरा, जो कि हम अपने चालू भाषा में बोलते भी हैं। नव यानी तत्सम जो हम संस्कृत में प्रयोग करते हैं, लेकिन उसी को हम हिंदी में नया बोलते हैं। तो इस तरह से तद्भव और तत्सम में आप यहाँ फ़र्क पढ़ सकते हैं। अब हम आते हैं देशज शब्दों में। जो शब्द देश के विविध क्षेत्रों में बोली जाने वाली आम बोलचाल की भाषा से हिंदी में अपना लिए गए हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे धोती, लोटा, खिचड़ी, डिब्बा, पेट, झाड़ू आदि। यानी ये सिर्फ एक क्षेत्र विशेष यानी एक छोटे सीमित क्षेत्र में ही बोली जाते हैं ये शब्द, और ये वहीं के क्षेत्र के कारण ही ये शब्द प्रकट हो जाते हैं।
अब हम पढ़ेंगे विदेशी शब्द। जैसे कि हमने पहले पैराग्राफ में पढ़ा अभी कि हमारी हिंदी भाषा में बहुत से विदेशी शब्द आ गए हैं। जैसे कि हमने कुछ इंग्लिश ग्रामर से अपने हिंदी भाषा में शब्द ले लिए, जैसे डॉक्टर, नॉलेज, कॉलेज, कुछ अरबी भाषा के, कुछ फ़ारसी भाषा के, ऐसे कई शब्द जो हैं हमारे हिंदी भाषा में आ गए। इन्हीं को हमने नाम दिया विदेशी शब्द। हमारे देश पर बहुत समय तक विदेशियों का अधिकार रहने के कारण विदेशी भाषाओं के बहुत से शब्द हिंदी में आ गए और इन शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं, जैसे जहाज़, डॉक्टर, कारतूस, कंप्यूटर, स्कूल, तोप, अलमारी, बाल्टी आदि। अब हम देख रहे हैं संकर शब्द। अनेक भाषाओं का हिंदी पर प्रभाव होने के कारण हिंदी में दो भाषाओं के मेल से भी बहुत से शब्द बन गए हैं। जैसे हिंदी भाषा में हम हिंदी और संस्कृत या हिंदी और अरबी, ऐसे कई भाषाओं की, दो भाषाओं के मेल से नए नए शब्द हमें मिले हैं। जैसे रेलगाड़ी शब्द जो हम कहते हैं, रेल अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी हिंदी शब्द है, लेकिन दोनों को मिलाने से रेलगाड़ी शब्द हमें प्राप्त हुआ है। फिर देखते हैं जैसे कि मांग पत्र एक शब्द है, मांग हिंदी में बोला जाता है और पत्र शब्द जो है वो संस्कृत भाषा का है, तो उससे बना मांग पत्र। जैसे हम कहते हैं वर्षगांठ, वर्षगांठ यानी कि सालगिरह, तो वर्ष शब्द संस्कृत का है और गांठ शब्द हिंदी का है। तो संकर शब्द से तात्पर्य है कि दो अलग अलग भाषाओं से हम शब्द लेकर जोड़ते हैं और उनसे नया शब्द बनाते हैं, वो होगा संकर शब्द। अब हम देखेंगे दूसरा आधार, रचना के आधार पर शब्द के भेद। वर्णों के योग से शब्दों की रचना होती है और इस बनावट के आधार पर शब्द के तीन भेद हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक और योग रूढ़। अब हम जानेंगे इन तीनों के बारे में जानकारी। सबसे पहले हम आते हैं रूढ़ शब्द। रूढ़ यानी परंपरागत, जो प्राचीन समय से हमारे परंपरा में शामिल है। रूढ़ शब्द के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, मतलब इन वर्णों के टुकड़े नहीं किए जा सकते और इनसे कोई सार्थक अर्थ भी नहीं निकलता है। ये परंपरा से किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते रहे हैं, मतलब जैसा प्रयोग किया जा रहा है परंपरा से, हमने उन्हें वैसे ही रूढ़ शब्द में शामिल किया और उन्हें वैसे ही पढ़ा और बोला जाता है। जैसे महल, बगीचा, पानी, शेर, पेड़, ऐसे कई शब्द हैं जो रूढ़ शब्द हैं। यौगिक शब्द, जो शब्द दो अथवा दो अधिक शब्दों से बनते हैं, इन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। इन शब्दों के सार्थक खंड किए जा सकते हैं, यानी हम इनका विग्रह कर सकते हैं जिनका अर्थ भी निकलता है। यौगिक शब्द संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय के द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे हमने लिया पुस्तकालय, इसका यदि हम विग्रह करेंगे तो पुस्तक धन आलय, पुस्तक का भी मीनिंग है यानी किताब, और आलय यानी होता है घर, जहाँ किताबों का घर हो। दूध वाला, ये प्रत्यय लगा के बनाया गया है, तो दूध से भी परिचित है, और वाला यानी बेचने वाला, तो दूध वाला, इस तरह से शब्द बन रहा है। तो यौगिक शब्द में विग्रह करने पर इसके सार्थक अर्थ निकलते हैं दोनों शब्दों के। अब हम पढ़ेंगे योग रूढ़। ये शब्द यौगिक होते हैं पर किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं। प्रायः बहुव्रीहि समास से बने शब्द योग रूढ़ शब्द होते हैं। अब हम योग रूढ़ शब्द की बात कर रहे हैं, तो ये इनका विग्रह करने पर इनका जो अर्थ है वो सामान्य अर्थ से किसी विशेष अर्थ को जाता है। इसके विग्रह से कोई अर्थ नहीं निकलता है, लेकिन इसका जो मीनिंग है, जो अर्थ है, वो किसी विशेष अर्थ के शब्द के लिए जाता है। जैसे हमने शब्द लिया लंबोदर और हमने विग्रह किया लंबा प्लस उदर, शब्द बना लंबोदर। तो लंबोदर, इसका विशेष अर्थ जा रहा है गणेश जी को। जैसे हमने इसमें देखा कमल, जिसे जलज कहा जाता है, जल में जन्म लेने वाला, तो जलज, जल प्लस ज, जलज। इस तरह से हम और भी कई शब्द हैं, जैसे हम कहते हैं वीणा पाणी, वीणा यानी वीणा बजाने वाली, तो वीणा बजाने वाली, वीणा प्लस पाणी यानी अर्थात सरस्वती जी। तो इस तरह से कई शब्द हैं जो योग रूढ़ शब्द में हम देख सकते हैं। जैसे दशानन, 10 प्लस आनन, इसका विग्रह होता है जिसके 10 सिर हैं, अर्थात रावण के लिए, तो इसका अर्थ विशेष के लिए जाता है।
थर्ड देखते हैं हम प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। शब्दों के इस वर्गीकरण को व्याकरणिक प्रकार्य पर किया गया भेद भी कहते हैं। वाक्य में शब्दों का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, इस आधार पर शब्द के दो भेद हैं, एक विकारी है और अविकारी है। बच्चों इस चीज़ से आप पिछले कक्षा में भी परिचित हो चुके हैं कि विकारी शब्द जिनमें परिवर्तन संभव होता है और अविकारी वे शब्द हैं जिनमें परिवर्तन नहीं होता है। तो देखते हैं विकारी इन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य आदि के कारण विकार उत्पन्न होता है, अर्थात वाक्य में इन सब चीज़ों में परिवर्तन होता है। इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये आते हैं। जैसे उदाहरण दिया यहाँ, लड़की खाना खा रही है, तो यहाँ पर संज्ञा शब्द आया है लड़की, तो ये विकारी कहलाएगा। इसका हम परिवर्तन कर सकते हैं, लड़की की जगह लड़कियाँ खाना खा रही है, तो यानी यहाँ परिवर्तन संभव है, इसलिए ये विकारी कहलाएगा। अब हम आते हैं अविकारी शब्द में। वाक्य में प्रयोग किए जाने पर जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं, और ये भी 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, जैसे बच्चा धीरे धीरे चलता है, तो ये क्रिया विशेषण, यानी जैसा धीरे धीरे शब्द लिया गया है हम इसे परिवर्तित नहीं कर सकते। अब है संबंध बोधक। संबंध बोधक भी हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद समुच्चय बोधक, जिसे हम कंजक्शन नाम से जानते हैं, कि संबंध बोधक में संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के साथ संबंध स्थापित किया जाता है। जैसे माँ घर के भीतर है, तो ये संबंध बोधक का उदाहरण है। समुच्चय बोधक में हम कंजक्शन पढ़ते हैं, और, किंतु, अथवा, लेकिन, और विस्मयादि बोधक में हम अरे, वाह, इस तरह से आश्चर्य प्रकट करने वाले शब्दों को विस्मयादि बोधक में हम पढ़ते हैं। और इन चारों में जो भी हम शब्द यूज़ करते हैं वे अविकारी शब्द में वैसे ही लिखे जाते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे धीरे धीरे, तो वही शब्द हम प्रयोग करते हैं क्रिया विशेषण में। प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद में विषय में अगले अध्याय में विस्तार से जानकारी दी गई है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा है अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। कुछ शब्दों का एक अर्थ होता है, कुछ के कई अर्थ होते हैं। कुछ शब्द परस्पर एक दूसरे के विलोम होते हैं, तो कुछ शब्द सुनने में एक से लगते हैं परंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित भेद हैं, यानी शब्द के से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हम पढ़ते हैं वे सारे अर्थ के आधार पर आते हैं। जैसे एकार्थक, मतलब एक शब्द का एक ही अर्थ निकलता है। फिर है इसमें अनेकार्थक, यानी एक शब्द के कई मीनिंग निकलते हैं। जैसे हम कहते हैं सोना, सोना यानी कि गोल्ड भी होता है, स्वर्ण, और सोना यानी एक सोने की क्रिया। पर्यायवाची से भी आप लोग परिचित हैं कि एक शब्द के समान अर्थ वाले शब्द। विलोम शब्द यानी विपरीत अर्थ देने वाले। और श्रुति सम भिन्नार्थक से तात्पर्य है जो सुनने में समान हो या फिर उनका समान अर्थ, मतलब जिस तरह से हम ले सकते हैं कि कल और काल ऐसे शब्द, लेकिन इनके मीनिंग जो है वो अलग अलग निकलेंगे और शब्द बोलने या दिखने में एक से लगते हैं लेकिन इनके मीनिंग अलग होते हैं, तो ये कहलाता है श्रुति सम भिन्नार्थक। तो इस तरह से जितने भी शब्द के प्रकार वाले हैं प्रश्न, वे सारे अर्थ के आधार पर हम पढ़ेंगे। आगे के अध्याय में इनके विषय में विस्तृत जानकारी दी गई है जो हम आगे पढ़ेंगे। बच्चों, थैंक यू।